हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत, मतलब कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई मैनेजमेंट करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ नियम, कुछ कायदे कानून होने चाहिए जिसके भरोसे वो आसानी से और अच्छी तरह से मैनेजमेंट को कर पाएंगे। अगर ये सिद्धांत आप फॉलो करेंगे किसी भी बिजनेस के अंदर तो बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से तरक्की करेगा और सक्सेसफुल होगा आगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रबंध के जो सिद्धांत है वो बताए गए हैं कि फ्रांस के जो प्रसिद्ध उद्योगपति है वो है हेनरी फेयोल। उन्होंने अपनी पुस्तक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया। तो ये कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं। प्रबंध के सिद्धांत किसने लिखे? हेनरी फेयोल ने। कहाँ का था? फ्रांस का। क्या करता था वो? उद्योगपति था। पुस्तक का नाम क्या था? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कितने सिद्धांत थे? 14, 14 मतलब। तो ये बहुत ही काम की बात है। ये रही देखो फ़ोटो, ये है हेनरी फेयोल। एक और जनरल नॉलेज मिलेगी, देखो जन्म तिथि और जो मरण तिथि है वो यहाँ पे आपको मिल सकती है। 1841 में इनका जन्म हुआ, 1925 में, समझ गए होंगे आप लोग। तो 14 सिद्धांत है इसके, जिसमें से मैं एक करके आपको सारे सिद्धांतों का अच्छे से डिटेल देता हुआ आगे बढ़ूँगा। तो सबसे पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। तो आप इस इतनी सी हेडिंग को ही पढ़ के समझ गए होंगे। कार्य विभाजन मतलब कार्य बांटना, मतलब काम बांटना। तो यहाँ पे हेनरी फेयोल यही कहना चाह रहा है कि जो भी कार्य है बिजनेस के अंदर उसको अगर विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए, जिससे क्या होगा, योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य का एक ही भाग सौंपा जाना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति को संपूर्ण कार्य। मतलब भाई जो जिस कार्य का इंटरेस्टेड है, मान लो कोई भी किसी काम में भाई मुझे ये अच्छा काम ये कर सकता हूँ मैं अच्छे से, तो उसको वो काम दो। तो जो जिस कार्य में इंटरेस्टेड होगा, ज़्यादा रुचि रखेगा, योग्यता उसकी होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसको काम दो, ना कि सारा का सारा उसको थोप दो कि भाई तेरे को ही करना है। फिर वो अच्छी तरह से काम को नहीं कर पाएगा। तो ये बताना चाह रहा है जब एक व्यक्ति बार बार संपूर्ण कार्यों के एक हिस्से को करेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा काम सबको दे दिया, भाई ये इसका काम ये करना, तो वो धीरे धीरे उस कार्य का क्या स्पेशलिस्ट बन जाएगा, विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं। और फिर वशिष्टीकरण के लाभ, मतलब कि स्पेशलाइजेशन के जो प्रॉफिट है वो बिजनेस को प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कार्य विभाजन को अगर ये डिटेल ना समझ आए, मान लो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो इतना तो आप लिख ही सकते हो, काम को बांट के करना। फिर भी एग्जांपल आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो इसमें दिया हुआ वही मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्नीचर का निर्माण करने वाले हैं, उन्होंने 100 लेक्चर स्टैंड बनाने हैं, ठीक है। उनके पास 5 कारीगर हैं और वह काम को किस तरह से पूरा कर सके। 2 केस हैं। पहली कंडीशन तो क्या है, प्रत्येक कारीगर को कह देंगे भाई 20-20 लेक्चर स्टैंड पकड़ो और 100 लेक्चर स्टैंड बना दीजिए। और दूसरी कंडीशन में क्या होगी, एक को उसकी लेग्स टांग बनाने के लिए बोल देंगे लेक्चर स्टैंड की, एक ऊपर का बोर्ड है जो टॉप बोर्ड है वो बनाने के लिए बोल देंगे, एक को मध्य के सपोर्ट है जो सेंटर सपोर्ट वो बोल देंगे, एक को असेंबली बोल देंगे, एक को पॉलिश करने के लिए बोल देंगे। तो काम 100 के 100 लेक्चर स्टैंड 100 के 100 जनों ने, सॉरी 20 के 20 जनों ने बनाने हैं, पर उनके काम अलग अलग दे दिया थोड़ा थोड़ा बांट के। तो पांचों कारीगर इस काम को पूरे 100 लेक्चर स्टैंड को एक ही काम करें। समझे ना मेरी बात? मतलब कि दूसरे के कार्य विभाजन की ओर, मतलब पहला केस जो बताया उसने भी 20-20 ले लो, तो फर्स्ट केस है इसमें, मतलब कार्य अच्छी तरह नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 20 किसी ने कितने अच्छे साफ़ सुथरे बना देगा, कोई 20 कम हल्के, मतलब बढ़िया नहीं बना पाएगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे बना देगा, कोई ठीक ठाक बना देगा। तो उसने कार्य को इस तरह बांट दिया कि काम आसानी से भी होगा और अच्छी तरीके से भी होगा और एक क्रिया लगातार ये चलती रहेगी। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अधिकार एवं उत्तरदायित्व। कि आपको सभी को पता है कि किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका, मान लो हमने कार्य सौंप दिया उसको, पर कार्य सौंपने के साथ उसका उत्तरदायित्व भी उसके साथ चलना ज़रूरी है। अगर अधिकार और उत्तरदायित्व के साथ साथ चलने का अभिप्राय मतलब ये हो जाता है कि आप उससे परिणाम के लिए जब ही तो जिम्मेदार ठहराएंगे जब वो उसको अधिकार दे देंगे आप। अगर आपने उसको अधिकार ही नहीं दिए तो आप उसको कैसे कह दो भाई ये काम ऐसे क्यों नहीं किया। कहने का मतलब यह है अधिकार उत्तरदायित्व में किसी भी कार्य को हमने सौंप दिया किसी को, पर उसके सौंपने के साथ साथ उस कार्य के
जो उत्तरदायित्व है वो उसी व्यक्ति का होगा जिसको वो कार्य सौंपे गए हैं। पर वो उत्तरदायित्व जब ही लेगा उस चीज़ का जब उसको उसी के अकॉर्डिंग कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ अधिकार, कुछ अथॉरिटीज़ मिली होंगी। अथॉरिटी उसके पास है नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले लेगा फिर वो। तो इसलिए दोनों एक साथ साथ चलते हैं। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, जैसे कंपनी का सीईओ है, कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उसने सेल मैनेजर को बोल दिया भैया सेल का टारगेट अब के साल डबल कर देना है। तो डबल कैसे कर देगा? जब सेल मैनेजर को वो सारी अथॉरिटी देगा, भैया आप एडवर्टाइजमेंट खुल के करो, कर्मचारियों को अच्छी तरह से समझाओ, सेल अधिक बढ़ाओ, कैश में भी ना हो तो भी करो, मतलब हर तरह की एक कहते हैं ना अथॉरिटी मिल जाना, तभी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर कल को अगर सेल नहीं बढ़ पाई तो जिम्मेदारी लेगा वो सेल मैनेजर, ठीक है। तो उसके बाद है डिसिप्लिन, मतलब कि अनुशासन। अनुशासन तो आप भी समझते हैं, जैसे स्कूल में देखें, आप सभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे होता है ना डिसिप्लिन, अनुशासन। तो इसी तरह बिजनेस के अंदर भी हेनरी फेवल के सिद्धांत के अंदर भी अनुशासन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। अनुशासन के बिना कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता, और जब तक अनुशासन होगा तभी कार्य अच्छी तरह से होगा। तो अनुशासन को किस एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ लिख भी रहा, वही पढ़ लेते हैं चलो। कि यदि कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से काम करने के वायदे को तोड़ता है तो वह आज्ञाकारिता का उल्लंघन, मतलब अनुशासन तोड़ना हो गया, ठीक है। और इस प्रकार बिक्री प्रबंधक जो सेल मैनेजर है को अधिकार प्राप्त है कि वह उधार बिक्री कर सकता है, ठीक है। मान लो सेल मैनेजर है, वो सेल उधार में मतलब बेच सकता है माल को, लेकिन वह सुविधा आम ग्राहकों को न देकर केवल अपने रिश्तेदारों को और मित्रों को ही देता है। तो ये भी क्या है, अधिकारों की अनदेखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो दोनों एग्जाम्पल है, ये अनुशासनहीनता, मतलब जो डिसिप्लिन है उसको तोड़ रहे हैं के बारे में बताया था। कुल मिलाकर जो बिजनेस के नियम है, कायदे कानून है, उनको निभाना वो अनुशासन है, तभी बिजनेस में मैनेजमेंट जो भी है वो अच्छी तरह से हो पाएगी। आदेश की एकता, यूनिट ऑफ कमांड, मतलब कि जैसे कि आदेश मतलब दे नहीं देते, जैसे घर पे आप अपने मम्मी पापा को या अपने भाई बहन को आदेश दे देते हो। अगर एक साथ दो जने आदेश देंगे, जैसे मम्मी ने बोल दिया अपने बच्चे को ये पानी का गिलास लाओ, और सपोज आपका भाई या बहन है, आपने भी उसको बोल दिया, एक ही जने को, मतलब दो जने जब आदेश देंगे एक ही टाइम में अलग अलग वर्क के लिए, तो उससे करने वाला काम जो क्या है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, वो काम को अच्छी तरह से नहीं करेगा, भाग भाग में गलत सलत कर देगा या अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जो आदेश की एकता है उसका मतलब है कि एक समय में सिर्फ एक ही जना ऑर्डर दे, आदेश दे, ठीक है, बताए काम को, तो वो काम वे अच्छी तरह समझेंगे भी और कार्य को अच्छी तरह करेंगे भी। तो ये फर्स्ट अप्रोच है, जो सही राइट अप्रोच है, जो सही दृष्टिकोण है, मतलब वो यही है कि एक M1 मतलब मैनेजर 1 है, ये दो जनों को, तीन जनों को ऐसे आदेश दे रहा है, ठीक है, तो बेस्ट है ये। पर यहाँ पे दो मैनेजर हैं, एक ही समय में अलग अलग एम्प्लॉयज़ को काम बता रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से काम नहीं हो, ये रॉन्ग अप्रोच है, गलत दृष्टिकोण है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें यही बताया गया है कि यदि एक व्यक्ति को आदेश देने वाले कई अधिकारी होंगे तो वह यह नहीं समझ पाएगा कि किसके आदेश को प्राथमिकता दें और किस प्रकार वह अपने अपने काम को भ्रमित स्थिति में पाता है फिर, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएगा भाई किसको मानूँ किसकी ना मानूँ। तो ऐसी स्थिति में फिर सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा और आदेश की एकता का पालन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब है कि निर्देश की एकता का मतलब क्या है कि क्रियाओं के प्रत्येक समूह जिनके लिए समान उद्देश्य हो, जितनी भी क्रियाएं हैं उनका सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ही है, एक ही उनका हेड अध्यक्ष हो एवं एक ही योजना होनी चाहिए, मतलब वन हेड वन प्लान एंड फॉर ए ग्रुप एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। तो सबका उद्देश्य एक है, एक ही के हाथ में होना चाहिए और एक ही प्लान के अनुसार काम होना चाहिए, वो है निर्देश की एकता। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि अगर हमें एक संगठन को कुशलतापूर्वक चलाना है तो निर्देश की एकता जरूरी है, और कर्मचारी की कुशलता को बढ़ाना है तो आदेश की एकता जरूरी है, क्योंकि उनको तो आदेश देना पड़ता है। निर्देश मतलब यहाँ पे तो इसने इस तरह से एग्जाम्पल लिया है कि जैसे
ऑटोमोबाइल कंपनी है, स्कूटर और कार, दो वस्तुओं का निर्माण कर रही है, उत्पादन निर्माण करती है। परिणाम क्या होगा, दो डिविजनल हो गए, स्कूटर का और कार का। फिर दोनों अलग अलग डिविजनल होने की वजह से दोनों के बाज़ार की समस्याएं और जो भी है प्रॉब्लम्स अपनी अपनी अलग अलग हो गई, इसलिए उनके लक्ष्य भी अलग अलग होंगे। दोनों विभागों की अपनी अपनी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, मतलब उनको अपना अपना लक्ष्य पूरा करना होगा। दोबारा फिर सुन लीजिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता, कि कोई भी एक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए एक ही व्यक्ति के हाथ में वो होना चाहिए, प्लान एक ही होना चाहिए, एक ही आदमी होना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। वो निर्देश की एकता हो पाएगी, तभी कार्य अच्छी तरह से हो पाएगा। अब है व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, मतलब कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि व्यक्तिगत हित पर सामान्य हित को प्राथमिकता, प्रायोरिटी देनी है आपको जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। मतलब कि व्यक्तिगत का मतलब हमारा खुद का पर्सनल जो स्वार्थ होता है, हित होता है, की बजाय सबका भला हो, इस तरह की बात को प्राथमिकता देनी होती है। तो कोई भी एग्जांपल मैं इसमें से उठा लेता हूँ, बाकी पहले मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ एग्जांपल। जैसे मान लो हम बिजनेस में हेड हैं, मैनेजर हैं या कुछ भी हैं, वहाँ पे कोई जॉब निकल रही है, हमारे मान लो नोन है कोई, उसको लगा दिया हमने, उसमें उतनी क्वालिटी नहीं है पर फिर भी हमें रिक्वेस्ट करके उसको लगा दिया, तो वो हो गया व्यक्तिगत हित, ठीक है। और हमारे पास एक इंटरव्यू आया, वो बाहर का व्यक्ति है जिसको इतना नहीं जानते, बाकी उसके पास क्वालिफ़िकेशन भी और नॉलेज भी, हम उसको नहीं लगा रहे, तो ये बताना चाह रहा है कि व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सामान्य हित, मतलब सभी के भला होना चाहिए उसमें। फॉर एग्जांपल इसमें पढ़ लेते हैं, एक प्रबंधक को कोई निर्णय लेने से व्यक्तिगत रूप से तो हानि हो रही है, ठीक है ना, खुद को तो उसको क्या हो रहा है, नुकसान होने की संभावना, लेकिन संस्था को भारी लाभ है, तो संस्था के लाभ को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लेना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा फिर, यदि किसी निर्णय से प्रबंधक को व्यक्तिगत लाभ होता है, संस्था को हानि होती है, तो ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो संस्था का भला करने के लिए अगर खुद को लॉस हो तो वो बर्दाश्त करना चाहिए, वो वहन करना चाहिए। उसके बाद आगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉई, मतलब कि हेनरी फ्योल जी ये बता रहे हैं कि भाई जो कर्मचारी काम पे लगे हुए हैं उनका जो मिलने वाला वेतन है, सैलरी है, जो भी है, वो उनको उतना ज़रूर मिलना चाहिए कि दोनों मतलब वे संतुष्ट हो सके, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिल सके, कर्मचारी और मालिक को दोनों की अधिकतम संतुष्टि मिल सके। तो प्रबंधक का यह कर्तव्य सुनिश्चित करे कि सभी को कार्य के अनुसार पारिश्रमिक मिले, मतलब जो अच्छा कार्य कर रहा है, ज़्यादा कार्य कर रहा है, उसको ज़्यादा वेतन, सैलरी, पारिश्रमिक मिलना चाहिए, जो कम कर रहा है तो उसको उसके अनुसार ही मिलना चाहिए, जिससे कि तालमेल बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माना कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दूसरी कंपनी अच्छे लाभ अर्जित कर रही है, इस स्थिति में बिना मांगे ही कर्मचारियों के पारिश्रमिक में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ फालतू मिलना चाहिए। ऐसा ना करने पर कर्मचारी मौका मिलते ही कंपनी को तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें आप। तो भर्ती पर खर्च करना पड़ेगा, कंपनी को हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो इस बात को हेनरी फ्योल ने बताया है कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बारे में। उसके बाद केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि हेनरी फ्योल ये बताते हैं कि केंद्रीकरण क्या है और विकेंद्रीकरण क्या है, कि बिजनेस के अंदर, व्यवसाय के अंदर कोई भी जो बड़े लेवल का डिसीज़न लेना है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण निर्णय जिसको बोलते हैं, वो जो निर्णय है वो तो एक जो अथॉरिटी होती है, अधिकारी होते हैं ना, बड़े बड़े अधिकारी, उन्हीं के पास रहना चाहिए। और जो दैनिक छोटे मोटे जो डिसीजन होते हैं, जैसे कोई छुट्टी लेना कर्मचारियों को आदि, वो अधीनस्थों के पास सौंप देने चाहिए, सुपरिटेंडेंट से जो उनको सौंप देने चाहिए। समझाई हो मेरी बात। तो केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में क्या बताया गया है कि जो बड़े लेवल के डिसीजंस हैं, केंद्रीकरण की बता रहा हूँ मैं, वो तो होने चाहिए किसके पास, अधिकारियों के पास, और जो छोटे लेवल के छोटे मोटे जो डिसीजंस हैं वो होने चाहिए सुपरिटेंडेंट्स, मतलब कि अधीनस्थों के पास। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं, उद्देश्यों, नीतियों का निर्धारण, व्यवसाय के विस्तार आदि के जो डिसीजन है ये अधिकारियों के पास ही सुरक्षित रहने चाहिए। दूसरी ओर जैसे कच्चा माल खरीदना है, कर्मचारियों को छुट्टी देनी है आदि जो है ये अधीनस्थों को सौंप देने चाहिए। तो ये थे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में मैंने आपको बताया। अब है सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन। सोपान श्रृंखला का मतलब होता है कि औपचारिक अधिकार रेखा से है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलती है। जैसे कि आप भी समझते होंगे भाई, जैसे कोई
फॉर एग्जांपल स्कूल का ले लेते हैं, जैसे मान लो जो मैनेजमेंट है उसने कोई डिसीजन लिया, वो प्रिंसिपल के पास पहुंचा, प्रिंसिपल ने जो डिसीजन दिया वो टीचरों के पास पहुंचा, टीचर्स का डिसीजन है फिर वो बच्चों तक पहुंचे। इस तरह से एक श्रृंखला चलती है ना, एक के बाद एक के बाद एक का नंबर आता है, तो ये है सोपान श्रृंखला। इसी तरह बिजनेस के अंदर होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीईओ हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट के पास जाते हैं, मैनेजर हैं जो, फिर वो नीचे जो होते हैं अधीनस्थ उनके पास जाते हैं, फिर कर्मचारियों के। इस तरह से एक जो डिसीजन होता है वो सोपान श्रृंखला की सीरीज में चलता है, और यही सोपान श्रृंखला है। वैसे इसने एक आकृति बना के दिखाया गया है आपको सोपान श्रृंखला की, A B C D इस तरह से है ना, यहाँ पे भी ALMN। तो ये क्या हो रहा है, सोपान श्रृंखला, ये एक के बाद एक डिसीजन को बताया गया है, किसके पास से किसके पास पहुंचा, और ऊपर से नीचे की ओर ये होता है। और फेयोल के जो विचार है वो ये कहना चाहता है कि श्रृंखला का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। संदेश वाहन ऊपर से नीचे, ये वह नीचे से ऊपर एक सीधी रेखा में चलना चाहिए। यह मुख्य शर्त है कि संदेश वाहन के दौरान सोपान श्रृंखला की किसी भी कड़ी अथवा पद को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। मतलब एक स्टेप टू स्टेप, पहले उसके पास पहुंचा, फिर उसके पास, फिर उसके पास, इस तरह से होना चाहिए। अब है व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता, मतलब ऑर्डर। इसका मतलब हेनरी फेयोल कहते हैं कि सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना और सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना, ये सबसे ही इम्पोर्टेंट है। ये ना हो कि भाई जो वस्तु जहाँ है वो वहाँ नहीं रखी मिली हुई है, इमरजेंसी में एकदम से ज़रूरत पड़ेगी, जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया वो काम ही नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे काम पे लगा हुआ है, तो वो काम भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। जैसे मैं डार्क लाइन बता रहा हूँ पढ़ के, हर वस्तु के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए और हर वस्तु अपने उचित स्थान पर ही होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि मान लो हम आग लग जाती है कहीं फॉर एग्जांपल, और वहाँ फायर का सिलेंडर की स्पेशल जगह बनी है और वहाँ पे सिलेंडर ही नहीं है, तो बताओ फिर कैसे आग को रोक पाएंगे, होगी ना बिजनेस को हानि। और हर व्यक्ति के लिए एक स्थान होना चाहिए, जैसे भाई तुम्हारे ये पोर्शन है, इस पोर्शन में रह के अपना काम करना है, और हर व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पर ही होना चाहिए। ये ना हो कि भाई जब कोई देख रहा है तो वो वहाँ पे अपना काम कर रहा है, देखा नहीं तो दूसरी जगह चला गया। इस तरह का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रमबद्धता, व्यवस्था, मतलब ऑर्डर यही होता है। फिर भी एग्जांपल में इसमें बताया, मैंने तो एग्जांपल फायर वाला लिया है, इसने एग्जांपल लिया है कि जैसे भाई टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स समझते हो ना, जैसे कि मशीन ख़राब हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए चाबी पाने जिसे बोलते हैं, तो वह अगर अपने स्थान पर नहीं है तो ज़रूरत पड़ने पर तुरंत लेने के लिए उसको भागेंगे, वहाँ मिलेगा नहीं वो, तो उससे क्या होगा, भारी हानि हो जाएगी, नुकसान हो सकता है बिजनेस को। तो इसलिए वो हेनरी फेयोल बताता है कि ये व्यवस्था का सही होना अनिवार्य है। उसके बाद क्या था भाई, इक्विटी, मतलब समता। समता का मतलब होता है प्रबंधकों को, मैनेजर है जो, उनको अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय न्याय एवं उदारता, ठीक है ना, का प्रदर्शन करना चाहिए। ये ना हो कि भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, जो जैसा है उसके हिसाब से वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक बिजनेस में जो श्रमिक है एक दिन में 10 इकाइयाँ माल तैयार करता है, और जो दूसरा श्रमिक है वो प्रबंधक का रिश्तेदार लगे और वो 8 इकाइयाँ तैयार करता है, तो दोनों को बराबर मजदूरी दी जाती है। यह समता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। दूसरे कर्मचारी को पहले से कम मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए, तब जाके समता जो इक्विटी है का जो सिद्धांत है वो लागू होगा, तभी आपस में तालमेल बना रहेगा बिजनेस के अंदर। कर्मचारियों में स्थायित्व, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मतलब कि स्टेबिलिटी मतलब फिक्स, स्थिर, मतलब कि जैसे कि प्रबंध का एक दृष्टिकोण है कि दिन प्रतिदिन बदला जाना सर्वथा अहितकर है। मतलब ऐसे नहीं कि भाई आज कर्मचारी ये लगा दिया, चल भाग, कल को तुम दूसरा लगा दिया, चल उसको हटा दिया, जब तीसरा आ गया, ये गलत है। तो उससे क्या है, वो अकुशल प्रबंध, जो खराब मैनेजमेंट है उसको प्रदर्शित करता है। इसलिए कर्मचारी में स्थायित्व बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सभी को एक साथ लगाए रखें, उनको उनकी जो कमियां हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करें और उनको लगातार बिजनेस में स्थायी करने की कोशिश करें, जिससे अच्छे प्रबंध भी होगा, परिणाम भी अच्छे होंगे और भरोसा भी होगा उन कर्मचारियों के ऊपर। इसलिए कर्मचारियों का स्थायित्व होना ज़रूरी है। अब जैसे मान लो किसी कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, कोई काम पे जाता है, जैसे जहाँ भी कंपनी में, स्कूल, यानी बिजनेस, कुछ भी काम के लिए जा रहा है, वहाँ उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो क्या होगा, वो मौका मिलते छोड़ के चला जाएगा, दूसरी जगह लग जाएगा, तो उससे क्या होगा, बिजनेस को ही तो लॉस होगा। इसलिए स्थायित्व कर्मचारी का होना ज़रूरी है, जो उसकी आवश्यकता है, नीड है, वो पूरी होनी चाहिए। अब आ गया है पहल क्षमता, इनिशिएटिव, मतलब कि पहल क्षमता का मतलब हो गया कि जब भी बिजनेस के अंदर कोई डिसीज़न लिया जाए तो उस कार्य को
करने से पहले सभी के विचार ले लेना। और विचार जैसे मान लो कर्मचारियों से पूछें भाई हाँ हम ऐसे ऐसे कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, तो कर्मचारी क्या उसके बारे में बोल लें, तो उनकी पहल क्षमता वो बोल लें, पर हम उनको जो मोटिवेट करेंगे कहने के लिए तभी वो बोलेंगे। और जब वो बोलेंगे उनकी बात को सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा और वो बिज़नेस के साथ लंबे समय तक के लिए जुड़ेंगे। अब ये भी ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जैसे एक सेलमैन है, बिक्री प्रबंधक को एक नई विज्ञापन नीति लागू करनी है, जैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, तो उसने ये प्रस्ताव रख दिया भाई हाँ बताइए, तो किसी सबके आगे बता रहे हैं भाई हाँ क्या कैसा रहेगा ये एडवर्टाइजमेंट की मेथड, तो किसी भी बिक्री प्रबंधक को, ठीक है ना, ये डांट देते हैं कि जाओ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो उससे क्या होगा, भविष्य में वो कोई सुझाव नहीं देगा ना ये अच्छी बात बता पाएगा। पहल क्षमता को दबाया गया मतलब। और अगर उसके सुझाव को सुन लें, हाँ भाई क्या कहना चाह रहा है, भले ही आप ना माने पर सुन लें, उससे क्या होगा भविष्य में वो और भी बेहतर सुझाव आपको दे सकता है। पहल क्षमता में इस तरह से क्या होगी, वृद्धि होगी। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है सहयोग की भावना, इंस्पायर्ड कोर, मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना के विकास का प्रयास करते रहना चाहिए। टीम भावना का मतलब मिल के काम करना। ऐसा करने के लिए प्रबंधक को क्या करना पड़ेगा, वार्तालाप जैसे आप उसमें डिस्कस करते हैं वहाँ पे मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करना चाहिए। उससे क्या होगा, सभी को ये महसूस होगा भाई हम सब एक हैं। तो उदाहरण के लिए भी बोल रहा है उसने, प्रबंधक को अधीनस्थों के सामने हमेशा यह कहना चाहिए कि हम यह करेंगे, न कि मैं यह काम करूँगा। उससे क्या होगा, एक घमंड या फिर अपनेपन की भावना आती है। हम में क्या है, सबको मिलाने की बात, मतलब सबको एक रखने की बात आती है, टीम भावना का संचार होगा इस तरह से। तो ये थे हेनरी फेयल के सिद्धांत। आपने अच्छी तरह से इनको सुना, देखा, मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। और एक बार इनकी हेडिंग्स को रिवाइज करें, 100% आप इसमें अच्छा और बेहतर लिख पाएंगे। थैंक यू।